Hello, students. We are here to start with a new topic that is Women, Caste and Reform. This is the chapter 8 of NCERT History, Class 8. सो इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेमेन, कास्ट और रिफॉर्म यानी महिलाएं, जाति और ये जो उनके जीवन में जो सुधार आए, रिफॉर्म हुए, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को हम हिंदी में डिस्कस करने की पहले की तरह ही कोशिश करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो? क्या हमने कभी सोचा है कि कैसे चिल्ड्रन जो थे 100 साल पहले रहते थे? नाउ अडेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल। ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो मिडिल क्लास फैमिली की, मध्यम वर्गीय परिवार की, वो स्कूल जाना अब शुरू कर दी हैं और वो अक्सर अब लड़कों के साथ भी यानी कोएड स्कूल में भी पढ़ती हैं। बड़े होने पे बहुत सी उनमें से जो बहुत सी लड़कियां होती हैं वो कॉलेज जाती है, विश्वविद्यालय जाती है और वहाँ पे पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब्स वगैरह भी करती हैं। उनको मतलब कि एडल्ट बनना, कम्प्लीटली एडल्ट बनना एक तरह से बनती है शादी से पहले, यानी कि सारी जिम्मेवारियाँ ले लेती हैं वो, और कानून के हिसाब से जैसी उनकी इच्छा होती है, जिससे उनकी इच्छा होती है उससे उनकी शादी होती है, चाहे वो किसी जात या फिर किसी समुदाय, या विधवाएं भी दोबारा पुनः विवाह कर सकती हैं। ऑल वीमेन लाइक ऑल मेन, यानी सारी महिलाएं पुरुषों की तरह वोट दे सकती हैं। वोट देने यानी कि मत का प्रयोग कर सकती हैं और इलेक्शंस में चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक ये जो अधिकार हैं नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल, सबको ये नहीं मिलता। पुअर पीपल यानी जो गरीब लोग हैं उनके पास तो शिक्षा को लेकर के कोई पहुंच नहीं है, और बहुत से फैमिलीज़ में वेमेन जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, अपने पति को नहीं चुन सकती है। 200 साल पहले चीज़ें कुछ अलग थी, अजीब थी। ज़्यादातर जो बच्चे होते थे उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाती थी। हिंदू और मुस्लिम मेन जो होते थे वो एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे। देश के कुछ हिस्सों में जो विधवाएं होती थी, विडोज होती थी, उनकी तारीफ होती थी अगर डेथ को चुन लिया बाय बर्निंग, यानी कि अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती है, बदले में अगर खुद को वो सती कर देते हैं, डेथ को चुनते हैं, तो उनकी बहुत तारीफ की जाती थी, उनको सती कहा जाता था। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर, जिन औरतों की मृत्यु होती थी इस तरीके से, या तो इच्छापूर्वक हो या फिर जबरन हो, उनको सती कहा जाता था। सती का मतलब क्या? वर्चुअस वुमेन यानी गुणवान औरत। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि महिलाओं के जो संपत्ति के अधिकार थे उन पे भी पाबंदी लग गई हुई थी। इन सब के अलावा ज़्यादातर जो महिलाएं थी उनका शिक्षा के प्रति कोई भी पहुंच नहीं था। देश के विभिन्न हिस्सों में लोग ये मानते थे कि अगर किसी महिला को शिक्षा दी जाएगी तो वो विधवा बन जाएगी, यानी कि शिक्षित महिलाएं विधवा हो जाएंगी। अब है कि डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वेमेन वर नॉट ओनली वन इन सोसाइटी, यानी महिला और पुरुष के बीच में सिर्फ एक ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोगों को जाति के आधार पे जाति के आधार पे बटे हुए थे। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, इन्हें अपर कास्ट की श्रेणी में रखा जाता था, और बाकियों को व्यापारी, ट्रेडर्स और मनी लेंडर यानी साहूकार, ये जो थे इनको वैश्य समाज में रखा जाता था। इसके बाद आती थी बारी किसान की, छोटे किसान हो गए या कारीगर हो गए, जुलाहा हो गए, बुनकर समाज हो गए, पॉटर्स हो गए जो बर्तन बनाते, कुम्हार हो गए, इनको शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। सबसे निचले श्रेणी में वो होते थे जो मजदूरी करते थे और शहरों को और नगरों को और गांव को साफ सुथरा रखते थे, और अपर जो कास्ट थे उनको पॉल्यूटिंग यानी दूषित करार देते थे उनको। दैट इज़ इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, यानी ये काम करने से आप अपनी जाति का जो मान है वो खो देते हैं। अपर कास्ट जो थे ज़्यादातर इलाकों में, जो सबसे निम्न श्रेणी में जो वर्ग आता था उनको अनटचेबल कहते थे। अनटचेबल जिनको छूने की ज़रूरत नहीं है, जिनको नहीं छूना है, जिनसे अलग हट के रहना है। उनको मंदिरों में प्रवेश की इजाज़त नहीं थी, उनको कुओं से पानी भरने की भी इजाज़त नहीं थी, और ना ही किसी सामूहिक या सरकार जो कम्युनिटी पॉन्ड है जहाँ पे अपर कास्ट के लोग स्नान करते थे उन जगहों पे उनको इजाज़त नहीं थी, यानी उनको निम्न दर्जे का इंसान के रूप में देखा जाता था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इनमें से बहुत से जो नॉर्म्स थे, परसेप्शन थे, वो धीरे धीरे बदला।
अब है अगला टॉपिक, दैट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, यानी बदलाव की ओर कदम काम करना। शुरुआती 19वीं शताब्दी में हमने ये देखा, हमने ये पाया, डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए सामाजिक प्रथाओं, रीतियों को लेकर के, प्रैक्टिसेज को लेकर के। एक जो महत्वपूर्ण कारण था इसके लिए कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का एक नया जरिया। पहली दफ़ा बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट्स और पैम्पलेट की छपाई होती थी, और ये बहुत सस्ता हुआ करता था, एंड फार मोर एक्सेसिबल दैन द मैन्युस्क्रिप्ट दैट यू हैव रेड इन क्लास 7th, यानी 7वीं क्लास में हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? समथिंग रिटन बाय हैंड, यानी जो हाथ से लिखा जाता था। जो आम आदमी होते थे उनको इन चीज़ों के प्रति पहुंच नहीं होती थी, वो इन चीज़ों को एक्सेस ईजिली नहीं कर सकते थे। इनमें से जो ज़्यादातर थे वो लिखा करते थे और अपने विचारों को अपनी भाषाओं में प्रकट करते थे। सारे मुद्दे, चाहे वो सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो और धार्मिक हो, इन सब पे डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, और उसमें महिलाएं भी शामिल हुई करती थी नए शहरों में, और ये जो डिस्कशंस होता था वो वाइडर पब्लिक तक पहुंचता था, और यह एक मतलब सामाजिक बदलाव का आधार बनता था। ये जो डिबेट्स थे वो ज़्यादातर जो भारतीय समाज सुधारक, जो जैसे कि राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक, उन्होंने एक सुधार संगठन बनाया जिसका नाम था ब्रह्मो समाज। बाद में इसका नाम क्या हुआ? ब्रह्मो समाज। कलकत्ता में पीपल सच एज राम मोहन राय, यानी राम मोहन राय, इनको रिफॉर्मर कहा गया। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि समाज के अंदर बदलाव की ज़रूरत है, और जो भी बेकार की प्रैक्टिसेज है उनको दूर रखने की अब ज़रूरत है, समय आ गया है। उनका ये मानना था कि बदलावों को सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है कि हम लोगों को मनाएं और कहें कि आप पुरानी प्रथाओं को छोड़ दीजिए और नए जीवन पद्धति को अपनाएं। राम मोहन राय, इनका ये पिक है। राम मोहन राय जो थे, उनकी इच्छा थी कि नॉलेज को, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन, जो पश्चिमी शिक्षा थी देश के भीतर, उसको फैलाया जाए, और फ्रीडम और इक्वालिटी की बात की जाए, स्वतंत्रता और समानता की बात महिलाओं के लिए उस पर बात की जाए। उन्होंने लिखा कि किस तरह से महिलाओं को घरेलू कामों में झोंका जाता था, ज़बरदस्ती उनको इन्हीं कामों के लिए समझा जाता था, घरों में बंद रखा जाता था और किचन तक सीमित रखा जाता था। उनको ना ही शिक्षित होने दिया जाता था, ना ही उनको बाहर जाने दिया जाता था। अब मैं विधवाओं के जीवन में क्या बदलाव आए? राम मोहन राय जो थे, उन्हों मतलब कि जो विधवाएं समस्या उनके जीवन में जो महसूस करती थी, उनको बहुत बारीकी से देखा। उन्होंने कैंपेन चलाया सती के प्रैक्टिस के खिलाफ। राम मोहन राय संस्कृत की शिक्षा में विद्वान थे, पर्शियन और बाकी भाषाएं जो भारतीय और यूरोपियन भाषाएं थे उनसे भी अवगत थे। उनकी जो ये कोशिश थी अपने लेखन के जरिए कि विधवाओं को जलाना, है ना, ये पुराने जो प्राचीन जो टेक्स्ट थे उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। शुरुआती 19वीं शताब्दी में, जैसा कि हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है, बहुत से जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने भी भारतीय परंपरा और प्रथाओं का विरोध करना शुरू कर दिया था। इसीलिए मतलब कि वो राम मोहन राय को ज़्यादा सुनते थे और जिनको एक विद्वान व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया। ये जो रणनीति थी जो राम मोहन राय के द्वारा इस्तेमाल किया गया, बाद में बाकी समाज सुधारकों ने भी इसका इसी तरह के काम किए। जब भी उनकी इच्छा होती थी तो जब भी मतलब कि प्रैक्टिस, ये जो सती प्रथा का जो प्रैक्टिस था उसको मतलब हार्मफुल मतलब देखा गया, और उन्होंने कोशिश की कि कुछ जो वर्ड्स हैं या सेंटेंस है एंशियंट टेक्स्ट के, उसको मतलब कि प्रस्तुत किया जाए लोगों के बीच में, ताकि मेरा जो पॉइंट हो वो मजबूत हो, लोगों को लगे कि नहीं, ये जो होता है समाज में वो गलत होता है। बाद में उन्होंने कहा कि ये जो है सती प्रथा, ये हमारी परंपरा के भी खिलाफ है, लोगों के बीच में इन्होंने साबित किया। देन आफ्टर, फॉर इंस्टांस, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्म जिनके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर जो थे, उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये सजेस्ट किया लोगों को कि विधवाओं की भी पुनः विवाह हो सकती थी। उनका जो सजेशन था वो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा माना गया, एंड एक कानून पास किया गया 1856 में, जिसमें
विधवाओं को पुनः विवाह की इजाज़त दी गई और जो भी इसके खिलाफ थे उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया और बहिष्कार भी किया। 19वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में जो आंदोलन चला वो विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनः विवाह के फेवर में चला और देश के विभिन्न हिस्सों में फैला। तेलुगु स्पीकिंग इलाका मद्रास प्रेसिडेंसी का एक नाम आता है बिरसा लिंगम पंटुलू। इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया विधवा पुनः विवाह के लिए और उस वक्त जो युवा बुद्धिजीवी थे और जो सुधारक थे बॉम्बे में, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो इसी मकसद के लिए लड़ेंगे। उत्तर में स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया जिनका नाम था आर्य समाज, उन्होंने भी विडो मैरिज का विधवा पुनः विवाह का समर्थन किया। जो विडोज थी जिन्होंने मतलब कि वास्तविक रूप में शादी की, दे रिमेंड लो, उनकी संख्या कम थी। दो जो मैरिड वर नॉट इजली, जिन्होंने भी जिस विधवा ने शादी की उनको समाज में स्वीकारा नहीं जा रहा था और जितने भी समाज के रूढ़िवादी सोच के लोग थे उन्होंने इस नए कानून का विरोध किया। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज़ गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, यानी लड़कियां जो हैं अब वो स्कूल जाना शुरू कर दी। बहुत से जो रिफॉर्मर थे उनका ये मानना था कि जो गर्ल्स की एजुकेशन थी वो इस कदर इम्पॉर्टेंट थी ताकि जो महिलाओं की जो स्थिति थी उनको सुधारा जा सके। कलकत्ता के अंदर जो विद्यासागर और बाकी दूसरे जो समाज सुधारक थे बॉम्बे में, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल्स खोला। जब पहला स्कूल खोला गया मध्य 19वीं शताब्दी में तो बहुत से लोग भयभीत थे। उनको लगता था, उनको डर था कि स्कूल्स जो है वो लड़कियों को घर से बाहर ले जाएंगी और एक तरह से कहने का मतलब घर से डिटैच कर दिया जाएगा और वो जो है घरेलू काम जो भी है घर का काम वो नहीं करेगी। गर्ल्स को मतलब कि पब्लिक प्लेसेस में घूमते देख करके मतलब कि जाना पड़ता था, उनसे घूमते हुए स्कूल जाना पड़ता था। बहुतों को ये डर था कि उन पे बुरा असर पड़ जाएगा। उनको लगता था कि उनको पब्लिक स्पेसेस से दूर रहना चाहिए। इसीलिए 19वीं शताब्दी में जो ज़्यादातर जो शिक्षित जो महिलाएं थी उनको घर पे ही पढ़ाया जाता था, जो उनके लिबरल फादर या हस्बैंड्स थे। समटाइम्स वेमेन खुद को शिक्षित करती थी, जैसा कि पुराने टेक्स्ट बुक में राजसुंदरी देवी के बारे में हमने पढ़ा है। वो एक महिला थी जिसने रहस्यमय तरीके से पढ़ाई लिखाई किया, शिक्षित हुई। कैंडेंस लाइट में इसकी हमने स्टडी पहले भी की है। लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वेर एस्टेब्लिश बाय द आर्य समाज इन पंजाब, यानी लड़कियों के लिए स्कूल विद्यालय बनाया गया पंजाब में और महाराष्ट्र में किसने, ज्योतिराव फुले ने बनाया। मुस्लिम घराना जो रईस परिवार थे उत्तर भारत में, वहाँ पे भी महिलाओं ने मतलब कि अरबिक भाषा में कुरान को सीख लिया था। उनको मतलब कि वो महिलाएं सिखाती थी, घर पे आके महिलाएं ही सिखाती थी। कुछ जो रिफॉर्मर्स थे उसमें से मुमताज़ अली, उसने कुरान के जो आयत थी उसको लोगों के सामने प्रस्तुत की और महिलाओं के शिक्षा के बारे में चर्चा की और आवाज़ को बुलंद की। पहला उर्दू उपन्यास जो लिखा गया 19वीं शताब्दी में, और इन सब के बीच में महिलाओं को प्रोत्साहित करना, धर्म के बारे में और घरेलू प्रबंधन के बारे में जानना, जिस भाषा में उनको समझ आए उस भाषा में जानना। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज़ वेमेन राइट अबाउट वेमेन, यानी महिलाएं जो थी वो महिलाओं के बारे में लिख रही थी। शुरुआती 20वीं शताब्दी में मुस्लिम महिलाएं जो थी, जैसे बेगम जो थी भोपाल की, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण अदा निभाई। दे फाउंडेड प्राइमरी स्कूल्स, उसने प्राथमिक स्कूल बनवाया गर्ल्स के लिए अलीगढ़ में। दूसरी जो महिला थी जिसका नाम था बेगम रोकेया सखावत हुसैन, उसने मुस्लिम लड़कियों के लिए पटना और कलकत्ता में कॉलेज खोला। शी वॉज फियरलेस, वो बहुत ही निडर आलोचक थी रूढ़ि विचारधारा का। उनका जो बहस था मतलब कि हर समाज की बात करती थी, हर वर्ग की बात करती थी। जहाँ पे भी महिलाओं को एक निम्न दर्जा दिया जाता था उन सब जगहों पे आवाज़ उठाती थी। 1880 तक भारतीय महिलाएं जो थी वो विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना शुरू कर दी थी। इनमें से बहुत डॉक्टर बने, कुछ टीचर्स बने। बहुत सी जो महिलाएं थी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। अपने जो आलोचक विचार थे, महिलाओं के जो स्थान है समाज के अंदर में, उस पर लिखना शुरू कर दी थी। एक महिला थी ताराबाई शिंदे। ये महिला जो थी वो पूना में शिक्षित हुई थी। उसने एक किताब लिखा स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि महिला और पुरुष के बीच में तुलना।
और जो सामाजिक जो भेदभाव थे या अंतर थे पुरुष और महिला के बीच में, उस पर प्रकाश डाला। पंडिता रमाबाई एक विद्वान थी संस्कृत की। उनको ये लगा कि हिंदुज़म जो है, हिंदू धर्म जो है, वो महिलाओं के प्रति ज़्यादा ही दुष्प्रभाव रखती है, ज़्यादा ही अत्याचारी मिजाज रखती है। और उसने किताब लिखा किस पे, लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वेमेन, यानी कि जो उच्च जाति की जो हिंदू महिलाएं थी उन पे किताब लिखा। उसने एक मतलब कि विडो होम, विधवा के लिए घर पुणे में बनाया, टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज, ताकि विधवाओं को आवास मिल सके जिनको अपने पतियों के द्वारा प्रताड़ना मिली है। यहाँ पे वेमेन वेयर ट्रेंड, महिलाओं को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाता था ताकि वो खुद को आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सके। ये यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि फॉर इंस्टांस मेनी हिंदू नेशनलिस्ट, यानी बहुत से जो हिंदू राष्ट्रवादी थे, उनको लगा कि हिंदू वेमेन जो हैं वो पश्चिमी सभ्यताएं तौर तरीकों को अपना रही हैं और इससे हिंदू सभ्यता तो खतरे में आ जाएगी और परिवार का क्या वैल्यू रह जाएगा। सो जो कट्टरवादी मुसलमान थे उनको भी ये चिंता थी कि ये जो बदलाव हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में जो महिलाएं थी वो एक्टिवली सुधार के लिए काम कर रही थी, रिफॉर्म के लिए काम कर रही थी। वो किताबें लिखी, पत्रिकाओं को एडिट की, उन्होंने स्कूल्स बनवाए, प्रशिक्षण केंद्र बनवाए और महिलाओं के संगठन बनाए। शुरुआती 20वीं शताब्दी में उन्होंने राजनीतिक प्रेशर ग्रुप बनाए जिसके जरिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल सके और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा महिलाओं के लिए व्यवस्थित हो सके। इनमें से कुछ जो थे वो तरह तरह के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लिया 1920 के पास में। 20वीं शताब्दी में जो नेता थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने मतलब कि समानता और स्वतंत्रता महिलाओं को मिल सके इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। राष्ट्रवादी नेता जिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि महिलाओं और पुरुष को बराबर स्वतंत्रता के बाद वोटिंग राइट यानी मत अधिकार बराबर का मिलेगा। और तब तक के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग जो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल है उस पर ध्यान दें, यानी गैर या फिर जो ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है आप उसमें अपना समर्थन दीजिए, उस पर अपना ध्यान कंसंट्रेट कीजिए। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। सो in the next video we will discuss about this topic. So that's all about. So